नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। और इसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी समझेंगे, उद्देश्य क्या था इसके कानून का बनाने का वो भी समझेंगे, और प्रमुख विशेषताएं क्या थी इस कानून को बनाने की वो भी हम समझेंगे। तो सबसे शुरू में समझते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। देखिए, ये जो कानून है ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और ब्रिटिश संसद का सबसे बड़ा कानून था, जिसके अंतर्गत अनुच्छेदों की संख्या 321 थी और इसमें अनुसूचियों की संख्या 10 थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम समझते हैं क्या है। देखिए, 1935 कानून बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, तो इसके लिए अच्छे से समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अधिनियम 1919 के बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा। तो अधिनियम 1919, जिसे माउंटेक चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं, ये असंतोषजनक था। भारतीय राजनेता इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, और सेटिस्फाइड ना होने का कारण क्या था, क्योंकि ये छोटा था और जो भारतीयों का अधिकार क्षेत्र था उस पर ब्रिटिश का नियंत्रण था, यानी कि ब्रिटिश का नियंत्रण था उस क्षेत्र पर जो भारतीयों का क्षेत्र था। फिर इसके लिए इस बिल की समीक्षा के लिए, यानी कि इस एक्ट की समीक्षा के लिए और बदलाव के लिए साइमन कमीशन को जिम्मेदारी दी जाती है। साइमन इस समिति के अध्यक्ष थे और बाकी सदस्य जितने थे वो अंग्रेज़ थे, तो वो जाहिर सी बात है अपने ही बारे में ज़्यादा सोचते, भारतीयों के बारे में इतना नहीं सोचते। इसीलिए जब इनकी रिपोर्ट जारी हुई साइमन कमीशन की, तो भारतीय राजनेता उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे, यानी कि असंतोषजनक थे। फिर इसके बाद एक समिति का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष थे वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, और इनकी अध्यक्षता में एक रिपोर्ट जारी होती है जो प्रकाशित होती है 1934 में। फिर इस रिपोर्ट को बिल के साथ ब्रिटिश संसद में प्रेषित किया जाता है और फिर ये पारित होता है। इस अधिनियम को जो 1919 था, इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में लागू किया गया। अब हम इसका उद्देश्य समझते हैं। एक तो भारतीयों को जिम्मेदार सरकार प्रदान कराना था। अधिनियम 1919 में कुछ बदलाव करने थे। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करनी थी, हालांकि इसकी स्थापना नहीं हो पाई क्योंकि इसमें देशी रियासतें शामिल नहीं हो पाई। जबकि देशी रियासतें अगर शामिल हो जाती तो हो सकता था इस संघ की स्थापना हो जाती, लेकिन ब्रिटिश प्रांत ही शामिल हुए थे इसमें। इसके बाद हम समझते हैं प्रमुख विशेषताओं के बारे में। प्रमुख विशेषताएं अखिल भारतीय संघ की स्थापना। और अखिल भारतीय संघ की स्थापना तब होती जब ब्रिटिश प्रांत भी मिलते इसमें और रियासत भी मिलती। ब्रिटिश प्रांत के लिए इसमें मिलना अनिवार्य था, कंपलसरी था, और रियासतों को मिलने के लिए यह ऐच्छिक था, उनकी मर्जी है, वो चाहे तो मिल सकती वरना नहीं। लेकिन ब्रिटिश प्रांत तो शामिल हुए इसमें, रियासत इसमें शामिल नहीं हुई, जिसकी वजह से इस संघ की स्थापना हुई नहीं और ये ऐसे ही रह गया। इसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि प्रांत में जो द्वैत शासन थी उसे समाप्त करना था और उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया, लागू की। केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया, विषयों का विभाजन किया, केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का विभाजन किया और उन विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। परिसंघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार था वो संघ विधानमंडल को था और प्रांतीय सूची को प्रांत विधानमंडल को था। समवर्ती सूची में ये दोनों इसमें कानून बना सकते थे, यानी कि संघ विधानमंडल भी और प्रांत विधानमंडल भी। इसके बाद संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1937 में, यानी कि अधिनियम 1935 के तहत ही। इसका अधिकार क्षेत्र क्या था, प्रांत और रियासत तक सीमित था और अंतिम शक्ति भी इसके पास नहीं थी। अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल यानी कि लंदन के पास थी। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ, मतलब प्रथम बार वोट का अधिकार दलित जातियों वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए। लोक सेवा आयोगों की स्थापना हुई, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग ये केंद्र का था, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य के लिए, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना हुई। तो इस प्रकार हम अधिनियम 1935 के बारे में प्रमुख बातों को समझे। उम्मीद है कि आप भी कुछ समझे होंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।